हेलो बच्चों, तो अभी मैं कवर करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ क्लास 10। तो इसमें हम देखेंगे चार्ज, कूलम्स लॉ, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे होता है, अगर लेंथ चेंज करें तो कैसे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, ये कवर करेंगे। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स होते हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनका रेजिस्टेंस फिर नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो वाले फॉर्मूले, कुछ चीज़ें हम ऐसे भी कवर करेंगे जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर है, सो डैट कि आप फुल मार्क्स ला पाओ। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, एक दो फॉर्मूले हैं वो यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ हम फिलामेंट, लैम्प एंड हीटिंग, लास्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कवर करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें थ्योरम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से। तो सबसे पहले टॉपिक जो हो जाता है हमारा चार्ज के बारे में स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है हमारे जैसे हमारा मास होता है, सेम तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, डेट इज चार्ज। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, प्लस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होती है। अगर हम देखें तो प्रोटॉन जो होता है उस पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रॉपर्टी आता है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, अगर प्लस प्लस लाओगे, दो प्रोटॉन को लाओगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके बाद अगर प्लस माइनस लिया है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करता है, ये रिपेल करता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस होता है जो आपको याद होनी चाहिए। पहला क्या, टाइप ऑफ चार्जेस, दूसरा सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है? तो सिंपल सा चार्ज है, ये क्या बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि चार्ज तो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास टोटल चार्ज जो होगा, अगर वो न्यूट्रल है इनिशियली, तो सेम होता है। अब मुझे इस पर चार्ज क्रिएट करना है, सपोज कर लो मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है इस पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को हटा दूंगा। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही रिमूव करूँगा, इसके पास एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि प्लस प्लस दो हो गए और एक मैंने नेगेटिव हटा दिया तो नेगेटिव इधर कर दिया, तो इसके पास दो प्लस हो गए, +2 -1, तो टोटल +1 चार्ज इस पे आ जाएगा। अब कंसीडर कर लेते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, यानी कि चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं। तो कूलम इज द चार्ज ऑफ यूनिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलम यानी कि इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो इसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर डिफाइन किया गया है कि टोटल चार्ज, इसमें ये भी एक और रूल है, एडिटिव रूल। एडिटिव रूल क्या बोलता है कि जो टोटल चार्ज होगा ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने क्या किया, हमने उस पर कई सारे चार्ज रख दिए, यानी कि +3 कूलम, -5 कूलम, +7 कूलम चार्ज, ये हमने उस पर डाल दिया। तो उस पर जो नेट चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज उस पर हो जाएगा सबका ऐड, यानी सबका सिंपल ऐड। तो +3 -5 +7, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 10 -5, यानी कि +5, यानी +5 कूलम चार्ज ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एडिटिव रूल, एडिटिव रूल ऑफ चार्जेस, यानी कि एक रूल ये भी है। इसके अलावा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यहाँ पे ई क्या है, ई इज द एक स्मॉल सी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19, यानी कि टोटल जो चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी चार्ज होगा, वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल पे ही हो सकता है इसका, यानी कि 1 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है। ये नहीं कि 1.5 ई या 2.1 ई, इस तरीके का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली एग्जिस्ट करेगा 1 ई, 2 ई, 3 ई, यानी इसके मल्टीपल में ही चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर बोल दिया कि 5 कूलम चार्ज है, तो फाइंड करो कि कितना उस पर इलेक्ट्रॉन है। जो ई है उसको हम इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं,
क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन पे भी जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और यही चार्ज होता है नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन पे यही चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो अगर 5 कूलम चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम एन ई इक्वल टू क्यू यूज करेंगे, यानी टोटल चार्ज जितना दिया है 5 कूलम उसको यहाँ पे रखना है, और n इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कई बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो जो ये पावर नीचे माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको सिंपल डिवाइड कर दो और उसको डेसिमल फॉर्म में लिख लो। तो 163248 यानी 3 पॉइंट समथिंग n की वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻⁻+19, यानी इतना इलेक्ट्रॉन जो होगा उस ऑब्जेक्ट पे होगा, तब जाके उसमें 5 कूलम चार्ज आएगा। तो ये सिंपल सा क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से ही आ जाता है हमारे पास। तो हमने अभी तक 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ लिया चार्ज के। पहला टाइप्स ऑफ चार्जेस, दूसरा लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, उसके बाद एडिटिव लॉ पढ़ लिया, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया। इसके अलावा एक और चीज़ है कि पॉजिटिव चार्ज होता है बीइंग बाउंड फर्मली इन द न्यूक्लियस, यानी सिर्फ अगर चार्ज ट्रांसफर होता है तो नेगेटिव चार्ज ही इधर से उधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑलवेज न्यूक्लियस से बाइंड रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे कंडक्टर देखोगे तो कंडक्टर क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो चार्ज करंट को कैरी कर पाएगा। जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा वो अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है डेट इज द करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q बाय T होता है। तो इस वजह से जितना ज़्यादा चार्ज इजीली फ्लो कर सकते हैं उतना ज़्यादा करंट होगा और वो उतना अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। सिंस पॉजिटिव चार्ज cannot flow, the conduction of electricity is primarily due to flow of electrons. Hence conductor have large number of free electrons। और इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, सिंपली लिखने का डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है। तो चार हम लिख सकते हैं कि कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि इंसुलेटर के पास नहीं होता ऐसा। इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली, इसलिए इसको इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में वुड, रबर, माइका एंड अदर थिंग्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कंडक्टर के पास होता है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो हमारे हैं करंट के बारे में। तो करंट क्या है, डेट इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि अगर एक कंडक्टर है हमारे पास तो इस कंडक्टर से एक इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया। तो इसमें 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज यहाँ से मूव किया, तो डेट इज द करंट। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और इसको I से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी I इक्वल टू Q बाई T। और ये स्केलर फॉर्मूला है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। डेट मीन्स क्या हुआ कि इसको हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से थ्रू निकालते हैं। ऐसा यूनिट हमारा पे एम्पियर हो जाता है, इसको A से निकालेंगे। अब सिंपली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो क्वेश्चन दे रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कंडक्टर है जिसमें से हमारा 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इन 60 मिनट। 60 मिनट मान के छोड़ देते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं, 1 मिनट में। तो फाइंड द करंट, तो सिंपली हम I इक्वल टू Q बाई T यूज करेंगे। तो Q हो गया 10, और टाइम यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हमें हमेशा टाइम सेकंड में रखना है, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम जो होता है वो सेकंड होता है। तो यहाँ हम रखेंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो इसको
कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 एम्पियर करंट ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे करंट आ जाएगा 6 एम्पियर। तो ये निकालने का तरीका है इसका, और ये सिंपली इससे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्केलर का एक और मीनिंग ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लो हमारे पास 3 वायर है, हमने क्या है, इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर रखा है। यहाँ से करंट आ गया 3 एम्पियर, यहाँ चला गया 4 एम्पियर। तो यहाँ कितना करंट आएगा? तो हम क्या करेंगे, ये 4 यहाँ से जा रहा है तो सिंपली अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है, यानी 4 यहाँ से आया, चला गया, 3 यहाँ से आया, तो ऑब्वियस है कि 1 यहाँ से जाएगा, तभी जाके ये यहाँ 4 निकल रहा होगा। और अगर मैं इसका एंगल चेंज कर देता हूँ, यानी मान लो इस वायर का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ये वायर ए हो गया, वायर बी हो गया, ये वायर सी हो गया, ये 3 एम्पियर अभी भी है इसमें, और यहाँ 4 एम्पियर है। तो अभी भी यहाँ से 1 एम्पियर ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये एंगल बदल गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक सम है और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। तो सिंपल सा ये हमारा करंट का पूरा डेफिनेशन और फॉर्मूला था, इसमें हमने थोड़ा सा एग्जांपल से भी थ्रू समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके अराउंड वो सारा एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज को फोर्स फील होता है, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, इस चार्ज का, चार्ज ए का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो, यानी क्या बोला कि अगर मान लो मुझे कहीं इन्फिनिटी से, बहुत दूर से, डिफाइन एज द वर्क डन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, मान लो ये पी पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर मैंने इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आया, अब मुझे इस प्रोसेस में जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। अब इसे निकालने का तरीका क्या है, तो फॉर्मूला है इसका V इक्वल टू W/Q। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, V हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट दिस P पे, वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, इनटू डिवाइडेड बाय चार्ज, कितने चार्ज को हमने मूव किया, और यूनिट ऑफ जो पोटेंशियल हो जाता है हमारा, तो हो जाता है वोल्ट, वो हो जाएगा वोल्ट। तो सिंपल वोल्ट हो गया, वर्क का यूनिट होता है जूल एंड चार्ज का कूलम। और कई बार दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना चार्ज मूव किया, मान लो हमने 5 कूलम चार्ज मूव किया, और इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसका V2 हो गया, तो V1 चेंज इन पोटेंशियल कितना हो, V1 माइनस V2, दैट इज W/Q होना चाहिए, जितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाय Q। तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर कोई वायर है, होता क्या है कि एक वायर है सपोज कर लो, तो हमारे एटम्स होते हैं बहुत सारे, अब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जैसे हमने इसमें बैटरी लगाया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो क्या होगा, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स की वजह से चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो जैसे जाएगा तो यहाँ पे एटम से टकराएगा, फिर इधर से इधर टकराएगा, ऐसे टकराते टकराते फिर वो पहुंचेगा। तो ये जो कंडक्टर है, ये इसमें कितना स्मूथली ये मूव कर सकता है, उसी को रेजिस्टेंस से डिफाइन करता है। यानी कि जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है इसका, तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो ρL/A, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके लेंथ के, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा इसका कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी जो अभी थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो होगी, मान लो अगर मान लो मैंने एक बार आयरन का रॉड लिया सेम लेंथ,
का, सेम एरिया का, और दूसरी बार वुड का। तो दोनों में क्या अंतर आएगा? मटेरियल का अंतर आएगा। तो वो उस फॉर्मूले में कहाँ से डिफाइन होगा? वो रो से डिफाइन होगा, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो ओम है। लेंथ, अब रेजिस्टिविटी का अगर ऐसा यूनिट निकालें तो इसको चेंज कर देते हैं फॉर्मूले को। ये हो गया। तो इसका तो आर का ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो ये हो गया ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हो गया हमारे पास ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जबकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है, ओम। इसको इस तरीके से यानी ऑक्टोपस की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। एंड इसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ आता है वो कैसे कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है। यानी हमने सिंपल बेसिक फॉर्मूला पढ़ा रेजिस्टेंस का, रो एल बाय ए। बट क्वेश्चन जो आता है कई बार कि अगर लेंथ बदल दिया, लेंथ को अगर वायर है हमारे पास, सपोज कर लो, अब इसको एल लेंथ है, अब मैंने क्या किया, इसको खींच के डबल कर दिया। ध्यान देना, यहाँ खींचा है हमने इसको, तो खींचा है मतलब कि सिंपली इसकी लेंथ चेंज हो गई। अब जैसे ही लेंथ बड़ा हो जाएगा तो इसका जो मोटाई होगा यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेंथ मैंने 2L कर दिया। तो इस केस में एरिया भी चेंज हो गया, इसको A2 लिख देते हैं। तो नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें। अब सिंस मटेरियल सेम रहा तो रो दोनों जगह सेम है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा हो गया L बाय A1। अब देखो सेकेंड वाले का अगर मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस तो रो L2 बाय A2 आएगा। अब ये दोनों चेंज हो गया। अब लेंथ तो मुझे पता है नया 2L, बट नया एरिया नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा ना, इस फॉर्मूले को ही चेंज कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूले को चेंज करने का सिंपल सा तरीका क्या है, मैं वो चीज़ रखूँगा जो लेंथ खींचने के बाद भी सेम रहा। अब लेंथ तो बदल गया, एरिया भी बदल गया, सेम क्या रहा? मटेरियल, इसका जो मटेरियल जितना अंदर था वही अभी भी है, यानी कि वॉल्यूम सेम रहा दोनों केस में। तो वॉल्यूम अगर सेम रहा है तो मैं लेंथ पता है सेकेंड केस में, तो एरिया को हटा देने के लिए मैं वॉल्यूम के फॉर्म में चेंज कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। तो इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए सिंपली ऊपर L लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी एरिया इंटू L। तो ये हो गया रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो ये हो गया, यानी वॉल्यूम तो क्या सेम रहा। तो मैं इसको R1 वाला निकालूंगा, R2 का भी निकालूंगा, तो नया लेंथ L2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो रो 2 बाय रो 1, R2 बाय R1। तो रो कैंसिल, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, ऊपर आ जाएगा L2 का स्क्वायर, नीचे आ गया L1 का स्क्वायर। अब नया लेंथ तो पता ही है 2L, तो ये हो जाएगा 4L और इधर आ गया सिंपल L 1L, तो LL कैंसिल। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा और पुराना रेजिस्टेंस। यानी जब लेंथ डबल हो रहा है, देखो यहाँ पे लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो रहा है, यानी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसे याद रखना, जब भी लेंथ सिर्फ लेंथ को खींच खांच के या फिर उसको कंप्रेस करके किया जाए तब रेजिस्टेंस L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। सेम चीज़ अगर कई बार होता है कि लेंथ ना देके एरिया दे दें तो हमें लेंथ हटाना पड़ेगा इस मामले से। तो हम इसका उल्टा कर देंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा एरिया स्क्वायर। तो ये यहाँ से अगर एरिया दिया होगा तो अब नया एरिया रख के निकाल सकते हैं। तो एरिया के केस में ये 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले चेंज होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा रेजिस्टेंस वाला था। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट देखें तो उसमें हम एक बल्ब होता है,
एक हमारे पास स्विच होता है। तो स्विच को रिप्रेजेंट करने का कई तरीका होता है, जो हम थोड़ा आगे भी देखेंगे। एक स्विच ये है, एक स्विच हमारे पास जो मैंने ड्रॉ किया है ये है। ये दोनों अभी ओपन है। ओपन मतलब क्या हुआ, जैसे हम स्विच जैसे बंद करेंगे तो करंट पास होने लगता है। अब इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक डॉट लगा देंगे तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा, और इसको ऐसे गिरा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो हमने बैटरी लगा दी, एक की लगा दिया, स्विच बोलते हैं की को। एक हम एमीटर भी लगा सकते हैं, जो सबसे सिंपल लगाता हूँ तो पहले बैटरी लगा देता हूँ। बल्ब, बैटरी एंड की, मतलब स्विच। ये हो गया हमारे पास बल्ब, ये हो गया की, एंड ये हो गया बैटरी। तो ये हो गया हमारे पास ये चीज। ये हो गया हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव, मतलब इसमें और लगाएं, चीज़ों को ऐड करें, तो ये हमारे पास एक आ जाता है बल्ब के साथ। ये आ गया की, वोल्ट मीटर और एक एमीटर। तो एमीटर क्या है, एमीटर हमेशा जो भी हमारा लोड है, लोड मतलब क्या, जो बल्ब हो गया या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट यानी रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में लगाते हैं। फिर हमारी बैटरी आ गई। बैटरी और सेल आगे देखेंगे, बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है। ये बल्ब के साथ हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर जो होगा हमेशा उसके साथ पैरेलल में लगाएंगे, जबकि एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है सीरीज में ऐड करने का, क्योंकि जो सीरीज में ऐड नहीं करेंगे, अगर सीरीज में इसलिए ऐड करते हैं सो डैट कि वो करंट को मेजर कर पाए, करंट को मेजर कर पाए। जबकि वोल्ट मीटर जो होता है हमारा, उसे हम पैरेलल में ऐड करते हैं रेजिस्टेंस के। रीजन क्या है उसका, उसका रीजन ये है कि वो जो वोल्ट पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ उसके अक्रॉस, उसको मेजर कर पाए।